बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा देखो, माइक्रो में जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो इक्विलिब्रियम वाला और डिमांड एंड सप्लाई वाला, वो एंड हो चुका है। अब उसके बाद ये सारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो हम लोग देख रहे होंगे अपने सिलेबस में। तो आज का जो हमारा फोकस है वो है कॉस्ट एंड रेवेन्यू का। तो पहले तो हम लोग फोकस कर रहे होंगे कॉस्ट पे कि व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट जो कि आपका एक्सपेंस इनकर हो रहा होता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ बिजनेस। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको एक्सपेंसेस पड़ रहे होते हैं। तो कॉस्ट वो एक्सपेंस है इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब देखें, जो आपकी कॉस्ट होती है ना, वो दो तरह की होती है और वो दो चीजों से मिलके बनती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट दो चीजों को मिलके बन रही होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। अब जरा एक चीज समझाने वाला हूं, जो चीज मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, वापस से बता रहा हूं। ये चीज आपके A2 इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको। बड़ी सिंपल सी चीज है, तो जरा सुनिएगा। आपका टाइम पीरियड जो होता है वो दो हिस्सों में टूटा हुआ होता है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। सही है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। आपके पास तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। इंटरप्राइज की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं खुद हूं। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस से बता रहा हूं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एप्पल की। जब एप्पल नया नया बना था, स्टीव जॉब्स ने जब काम अपना नया नया स्टार्ट किया था, तो बेटा स्टीव जॉब्स के पास शुरू में इतना पैसा तो था नहीं कि वो जब चाहे एक नई जमीन पे चला जाए या जब चाहे एक नया प्लॉट, एक नया ऑफिस खरीद ले। तो शॉर्ट रन में लैंड कैसा रहेगा आपका, फिक्स्ड। ठीक है। लेबर की जहां तक बात करें, स्टीव जॉब्स ने भाई पहले अपने दोस्त को जॉब दी, फिर अपने साथ उसके साथ अपने चाचा के बेटे को भी बुला लिया, ताए के लड़के को भी बुला लिया, कोई दो बंदे और हायर किए, दो बंदे निकाल दिए। तो लेबर आपका शॉर्ट रन में कैसा चल रहा है, वेरिएबल। कैपिटल की बात करें, जो कि एक मैन मेड रिसोर्स है, मैन मेड मशीन है, यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल तो बेटा उस टाइम भी बड़ा एक्सपेंसिव था, आज के जमाने में भी बड़ा एक्सपेंसिव है। तो बिल स्टीव जॉब्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जब चाहे एक नया कैपिटल ले आए। तो शॉर्ट रन में कैपिटल भी कैसा रहेगा आपका, फिक्स्ड। लेकिन अगर इसको मैं लॉन्ग रन पे कन्वर्ट कर दूं अभी के टाइम पे, तो एप्पल के पास इतना पैसा है कि वो पूरे का पूरा पाकिस्तान खरीद ले। तो लॉन्ग रन में आपका लैंड कैसा हो जाता है, वेरिएबल। कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। लेबर तो बेटा पहले भी वेरिएबल था, अब भी कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और मैन मेड रिसोर्स जो कि मशीन है, वो भी कैसी हो जाएगी बेटा आपके पास, वो भी कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। तो आपके पास कैपिटल भी कैसा हो गया, वेरिएबल। तो बेटा शॉर्ट रन में आपके पास दो फिक्स्ड और एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, जबकि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हो चुके हैं, वेरिएबल। तो बेटा शॉर्ट रन में आपके पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती हैं, जबकि लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट कैसी हो जाती हैं, वेरिएबल हो जाती हैं। यहां तक कोई टेंशन वाली बात बेटा, यहां तक कोई टेंशन है, बातें क्लियर जा रही हैं। कोई परेशानी, कोई मसला बेटा, जल्दी बताएं। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को नीचे यहां पर ये देखो, थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो बेटा ये इस तरीके से हमारे पास गेम चल रहा है कि हमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्ट की और उनके कर्व्स की, कि उनका कर्व जो है वो किस डिजाइन का बनता है। पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट। पहले हम लोग बात करें किसकी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब बेटा फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है विच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विच डज नॉट चेंज विद द लेवल, विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब बच्चा इतना गधा है, यहां पर क्या डेफिनेशन लिखेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज फिक्स्ड। क्या मतलब बना भाई इस डेफिनेशन का, क्या मतलब क्या है। मतलब बेवकूफों वाली बात यहां पे ना लिखें।
तरीके की बात लिखें कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो दैट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप कितना भी प्रोड्यूस कर लें, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगी। अब यहां पे एग्जाम्पल क्या रहेगी हमारी? एग्जाम्पल रेंट, जो कि लेट से मैं कहता हूं कितना है महीने का, 1,000 रुपया। अब मेरी थ्रू आउट चैप्टर के एंड तक ये एग्जाम्पल चलेगी कि मेरा रेंट कितना है, 1,000। ठीक है ना? अब मैं दुकान पे आऊं, दुकान पे ना आऊं, प्रोड्यूस करूं ना करूं, दुकान में आगे किसी को दे दूं, कुछ भी करूं, बेटा मुझे रेंट कितना पे करना है? 1,000 रुपये रेंट पे करना है महीने का, जो कि फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। तो दिस डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि आपका आउटपुट भले बढ़ जाए, आपका आउटपुट भले बढ़ जाए या आपका आउटपुट भले कम हो जाए, आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी बेटा? सेम। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। आपका रेंट जो है, जो 1,000 है, वो 1,000 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो आए जरा इसकी डायग्राम देख लेते। यहां पर आ गई कॉस्ट, यहां पर आ गई क्वांटिटी। बेटा फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी और कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मेरे पास बेटे रेंट कितना था? 1,000 रुपए का रेंट था। तो ये देखो, ये आपके पास हमेशा सेम रहेगा। तो एफसी किस तरह बनेगा? फिक्स कॉस्ट, आपका फिक्स कॉस्ट ऐसे बन रहा हो। अब आप भले 10 यूनिट बनाओ, या आप भले 1,00,000 यूनिट बना लो, या आप 0 यूनिट बनाओ, बेटा रेंट आपने पे करना है। रेंट आपका फिक्स्ड है। ठीक है? इसी तरह यहां पर एक और कॉस्ट आती है, उसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बेटा? ये होती है डायरेक्ट कॉस्ट। और ये चेंज हो रही होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये चेंज होती है, इट वेरीज। ठीक है? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड। बेटा आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, उतनी कॉस्ट आपको पड़ रही होगी। एग्जाम्पल, लेबर की कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई, या फिर मटेरियल कॉस्ट आ गई। ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल यहां पे लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लेट से ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, इस पेंसिल को बनाने में मेरी कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए। सही है? कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 10 रुपए। तो बेटा अगर मैं एक पेंसिल बनाऊंगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10 रुपए। मैं 10 पेंसिल्स बनाऊंगा, अगर मैं 10 पेंसिल्स बनाऊंगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? 100। अगर मैं 100 पेंसिल्स बनाऊंगा, तो बेटा मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,000। यानी कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती रहेगी बेटा? वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती रहेगी। रिलेशनशिप कैसा आ रहा है यहां पे? आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। रिलेशनशिप कैसा आ गया इधर? पॉजिटिव। रिलेशनशिप कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव। अब यहां पर जरा डायग्राम को देखो, यहां पर जरा डायग्राम को देखो। बेटा यहां पे आ गई कॉस्ट, इधर आ गई आपकी क्वांटिटी या आउटपुट प्रोड्यूस जो भी है। अब मेरी बात सुनना, एक पेंसिल बनाऊंगा तो कॉस्ट पड़ेगी 10 रुपए, 10 पेंसिल बनाऊंगा तो कॉस्ट पड़ेगी 100 रुपए। बेटे 0 पेंसिल बनाऊंगा तो कॉस्ट क्या पड़ेगी? 0। अगर मैं कोई भी पेंसिल नहीं बना रहा तो मेरी कॉस्ट क्या पड़ रही है? 0। यानी कि मैं जितनी पेंसिल्स बनाऊंगा उस हिसाब से ही मेरे पास कॉस्ट आ रही होगी। इसी वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगी? अपने ओरिजिन से। वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगी बेटा? अपने ओरिजिन से। कोई सवाल? कोई सवाल जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ बेटा। मेरे नाम पे टैप करेंगे तो चैट बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है। अब अब बेटा मुझे यहां पे निकालनी है टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि यार टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा। बेटा जरा समझना, एग्जामिनर कहता है कि लेट से मुझे 10 पेंसिल की टोटल कॉस्ट निकाल के बता दे। तो मेरा रेंट कितना है? 1,000।
और मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ रही है, 10। ठीक है ना। तो मुझे जो है वो अपने एग्जामिनर को 10 पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट निकाल के बतानी है। तो अब यहां पे बता देखना बेटा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, रेंट कितना था आपका, 1000, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 10 रुपया फी पेंसिल, मल्टीप्लाइड बाय कितनी पेंसिल बना रहे हो आप, 10। तो बेटा आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1100। एग्जामिनर ने कहा भाई मुझे 20 पेंसिल का निकाल के बताओ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू 20। तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 1200। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि 0 पेंसिल का निकाल के बताओ, क्या आप 0 पेंसिल बना रहे हो, अब क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो बेटा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 0। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 1000। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1000। कहने का मकसद ये है कि जब आपका आउटपुट 0 होता है, बेटा कहने का मकसद ये है कि जब आपका आउटपुट 0 होता है, जब आप कोई आउटपुट नहीं बना रहे, आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, जब आपका आउटपुट 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा, योर टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू योर फिक्स्ड कॉस्ट। जब आपका आउटपुट 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा, योर टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू योर फिक्स कॉस्ट। क्योंकि देखो बेटा रेंट तो पे करना ही है ना, रेंट तो देना ही देना है, भले मैं काम करूं ना करूं, भले मैं पेंसिल बनाऊं ना बनाऊं, मुझे रेंट तो पे करना है ना, यानी कि फिक्स कॉस्ट तो मेरी जा रही है लाजमी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका आउटपुट 0 है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी, क्योंकि आप प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपने रेंट तो लाजमी पे करना है। तो आपकी जेब से रेंट का 1000 रुपया लाजमी निकलेगा। इसी वजह से जब आपकी आउटपुट 0 होता है, तो आपकी टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अब जरा यहां पर डायग्राम देख लेते हैं, जरा यहां पर डायग्राम देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट की डायग्राम कैसे बनती है। बेटा यहां पे देखो, इधर आ गई कॉस्ट, यहां पर आ गई आपकी क्वांटिटी। अच्छा पहले तो पीछे वाली कॉस्ट कॉपी कर लो, ये फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास, और ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। बेटा वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे, सही है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे स्टार्ट हो रही है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से। ये आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट, ये आ चुकी है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड अप कर देता हूं, तो बेटा मेरे पास क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट। अब सवाल ये कि सर टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होगी, टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन योर आउटपुट इज 0, योर टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि रेंट का 1000 रुपया तो आपने पे करना ही करना है ना, भले कुछ भी हो जाए। इसीलिए टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होती है, टोटल कॉस्ट अपने फिक्स्ड कॉस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है। अगेन वही बात है कि आपको रेंट तो पे करना ही है, फिर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो टोटल कॉस्ट यहां से फिर ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट। अब बेटा सवाल ये है कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वेरी गुड बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहां पर देखना जरा, इसको मैं दो तरह से प्रूफ करूंगा। पहली बात, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को उठा के यहां पर ले जाऊं, तो बेटा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस
वेरिएबल कॉस्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बेटा ये गैप देखो ये हमेशा बराबर है। गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल। और ये क्योंकि हर जगह पे इक्वल चल रहा है, इसका मतलब है ये एक कांस्टेंट लाइन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एक स्टैटिक लाइन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जो क्या है यहां पर फिक्स कॉस्ट, जो कि हमेशा क्या चल रही होगी, फिक्स्ड 1000। तभी यहां पर जो गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है बेटा, बातें समझ गए? अब जरा अपनी कहानी को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हैं और अब एवरेजेस के हवाले से बात करते हैं। देखो बेटा, कभी भी एक वर्ड लिखा हुआ हो ना एवरेज, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट होता है। तो अगर तो उसने आपको लिख के दे दिया कि भाई व्हाट इज योर एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है। तो एवरेज के अंदर हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। जो भी चीज लिखी हुई है उसको हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज हमने निकाल दिया। लिखा हुआ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लिखा हुआ है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग एवरेजेस निकाल रहे होते हैं और ये हमारा तरीका होता है सिंपल सा, कि आपने क्या करना है, आपने इसको क्वांटिटी के साथ या आउटपुट के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट का एक और भी फॉर्मूला है कि इन केस एग्जामिनर ने आपको इस तरह की चीजें नहीं दी, यानी कि टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी का कोई ऐसा बात नहीं की हुई या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो आप ये भी कर सकते हो, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट। अब फर्दर अगर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ें तो बेटा यहां पर दो टर्म्स आती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, जो आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में बहुत डिटेल में पढ़ी होगी। यहाँ पर इतना कोई एक्सटेंसिव इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल सा है, मुनासिब सा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ये क्या होता है? देखिए बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को लेबर में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने उसको लेबर में डिवाइड कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर ये जो बिजनेस स्टडीज में बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि यार एक बंदा है जो सुबह उठ के जंगल जाता है, दरख्त काटता है, फिर उनको लेके आता है, फिर टेबल बनाता है, फिर पॉलिश करता है, फिर डिलीवर करता है। अब ये एक ही बंदा है जो सारा काम कर रहा है। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 4 वर्कर्स हायर किए, जिनमें से एक वर्कर सुबह उठ के जाके लकड़ियां काट के लेके आ रहा है, दूसरा वर्कर उसको असेंबल करके टेबल बना रहा है, तीसरा वर्कर उसे पॉलिश कर रहा है, चौथा वर्कर उसे डिलीवर कर रहा है। तो हम लोग जब अपने पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट टास्क में तोड़ देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बेटा डिवीजन ऑफ लेबर। क्या हमने अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट टास्क में तोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बन जाता है बेटा, इसका नाम बन जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब सवाल ये कि सर डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग करते कैसे हैं? बेटा डिवीजन ऑफ लेबर या वर्कर्स के बीच में मैं काम को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जिस काम में वो माहिर है। तो यानी कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास, स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक बंदे ने सारा काम छोड़ के एक काम पे फोकस करना शुरू कर दिया, यानी कि डाइवर्टिंग ऑल और मोर रिसोर्सेज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मैं अपनी बात करूं, मैं इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हूं। ठीक है ना। हमारे जो ये जो नोवा पे टीचर्स हैं सर गुलाम, वो अकाउंटिंग में स्पेशलाइज्ड हैं। बिजनेस में सर हानी है, सर साजिद हैं, वो बिजनेस स्टडीज में स्पेशलाइज्ड हैं। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक चीज में एक स्पेसिफिक स्किल होना, एक स्पेसिफिक स्किल होना, एक पावरफुल स्किल होना कि यार मैंने तो बस यही काम करना है। तो अब बेटा देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन सेम है। ये सेम नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को तोड़ देना अलग अलग कामों में। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक चीज में माहिर हो जाना। डिवीजन ऑफ लेबर आपकी बेस करती है स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर आपकी बेस कर रही होती है स्पेशलाइजेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं मिसाल देता हूं। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं बेटा, अब वहां पर मैं पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स, ठीक है ना।
अब हर टीचर का एक सेपरेट सब्जेक्ट है, कोई अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस पढ़ा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। यानी कि उस कॉलेज ने अलग अलग टीचर्स रखे हुए हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन हर टीचर को वही सब्जेक्ट दिया है जिसमें वो माहिर है। यानी कि मुझे वो ये नहीं कहेंगे बायोलॉजी पढ़ा दो जाके या मैथ्स पढ़ा दो जाके, क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं, मैं उसमें स्पेशलाइज नहीं हूं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड अपॉन स्पेशलाइजेशन। अब इसके फर्दर एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहले जरा एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। बेटा आपकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मैं इकोनॉमिक्स में माहिर हूं और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं एफिशिएंटली पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कब सिलेबस खत्म करना है, मुझे पता है किस टाइम पे कौन सा पास पेपर कराना है, तो मेरे लिए काम करना इजी है, मैं एफिशिएंट हूं, मेरी वेस्टेज कम हो रही है। सेकंड लिखा हुआ है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जनरल मतलब मैं बता देता हूं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी। जैसे कि बल्क डिस्काउंट्स आपको मिल गए, या आपने अच्छी मशीनरी हायर कर ली जिससे आपके पास कॉस्ट रिडक्शन हो रही है। स्टैंडर्डाइज आउटपुट, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी आपको मिल रही होगी, एक अच्छा प्रोडक्ट आपका हमेशा बन रहा होगा, और आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी सेल बढ़ेगी, आपका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन डिसएडवांटेजेस यहां पर यह है कि यार बंदा एक ही काम कर करके बोर हो जाता है, यानी कि बोर्डम काफी बढ़ जाता है। फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, एब्सेंटीइज्म का डर रहता है। अब जैसे मैंने वो टेबल वाली एग्जांपल दी थी कि एक बंदा लकड़ी काट रहा है, एक टेबल बना रहा है, एक पॉलिश कर रहा है, एक डिलीवर कर रहा है। अब बेटा लेट से जो बंदा डिलीवर करता है उसने छुट्टी कर ली, ठीक है, वो एब्सेंट हो गया। अब टेबल तैयार होके खड़ी हुई है शोरूम पे, अब डिलीवर कौन करेगा? लकड़ियां कट के आ गई, टेबल बन गई, बट पॉलिश वाले बंदे ने छुट्टी कर ली, अब टेबल बन ही नहीं रही आगे। समझे? और वर्कर्स एक ही काम कर करके ना काफी ज्यादा आइसोलेटेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, बोलते हैं यार ये क्या बकवास, हमारे पास जो है वो ड्रामा, एक ही काम, रोज सुबह उठो एक ही काम करते करने चले जाओ। तो वर्कर्स जो है वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। समझ गए बात को बेटा? कोई मसले वाली बात? बेटा एक्टिव रहो, होश में रहो। आप लोग सारे सुन हुए हो, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, कोई टेंशन? तो बेटा ये जो हम लोगों ने अब तक बातें की हैं, ये हमारी बात चली है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट और अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं रेवेन्यू के हवाले से कि जी ये जो रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू का क्या हिसाब किताब होता है आपके पास। मैं अब बात कर रहा हूं टोटल रेवेन्यू की। किसकी बात कर रहा हूं? टोटल रेवेन्यू। सही है ना? व्हाट इज रेवेन्यू? देखो बेटा, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू की डेफिनेशन को देखिएगा। रेवेन्यू is the amount received, revenue is the amount received after selling, after selling a good or a service। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू एक अमाउंट होती है जो आपको मिलती है आफ्टर सेलिंग अ गुड और सर्विस। अच्छा, अब एक चीज बेटा अपने जहनों में दफन कर लो कि टोटल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट अलग चीज होती है, रेवेन्यू अलग चीज होती है। आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ये बात मुझे बार बार दोहरानी ना पड़े। रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि लेट से ये पेंसिल है 10 रुपए की, ठीक है, मैंने सॉरी 20 रुपए की, ये पेंसिल कितने की है? 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए की पेंसिल बेची, तो जो 20 रुपया मुझे मिला है ना, वो मेरा क्या है? रेवेन्यू। अब मैं कहता हूं कि लेट से इस एक पेंसिल को बनाने में 10 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगी है, और 3 रुपए लेट से मेरे ऊपर कोई पैसे लग गए, चलो, तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 13। मेरा रेवेन्यू कितना है? 20। तो बेटा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 7 रुपए का। तो प्रॉफिट कुछ और होता है, रेवेन्यू कुछ और होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होता है, जो मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होता है, वो मेरे कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है। जो मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होता है, वो मेरे कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है। कैसे समझना? फॉर एग्जाम्पल, दानियाल ने मुझसे 20 रुपए की ये पेंसिल खरीदी,
तो अगर दानियाल मुझसे 20 रुपए की पेंसिल खरीदेगा, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर ये 20 रुपया क्या है? रेवेन्यू। लेकिन दानियाल की तो जेब से पैसा जा रहा है ना, दानियाल तो खर्चा कर रहा है, दानियाल की जेब से पैसा जा रहा है, यानी कि फॉर दानियाल ये क्या है? एक्सपेंडिचर। तो जो मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होता है वो मेरे कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। ठीक है। अब आए बड़ी एक सिंपल सी बात करते हैं। बेटा मैंने आपसे कहा कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 20। ठीक है। लेट से मैं 5 यूनिट बेचता हूं, तो बेटा मेरा रेवेन्यू कितना आ गया? 100। सेलिंग प्राइस है 20, मैं 10 यूनिट बेच रहा हूं, तो बेटा मेरा रेवेन्यू कितना आ गया? 200। सेलिंग प्राइस है 20, मैं 20 यूनिट बेच रहा हूं, तो मेरा रेवेन्यू कितना आ गया? 400। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बेटा मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। रिलेशनशिप कैसा आ गया यहां पर? पॉजिटिव। रिलेशनशिप कैसा आ गया यहां पर? पॉजिटिव आ गया। अब यहां पर जरा डायग्राम को देखें किस तरीके से बन रही है। इधर आ गया आपके पास टी आर, यहां पर आ गई आपकी क्वांटिटी। अच्छा, एक बात और भी समझें कि मैं जितनी पेंसिल बेचूंगा मेरा रेवेन्यू उसी हिसाब से आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पेंसिल नहीं बेची और फिर भी रेवेन्यू आ रहा है, ऐसा नहीं है। जितनी पेंसिल बेचूंगा उतना रेवेन्यू आएगा। इसीलिए आपका टोटल रेवेन्यू भी कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? अपने ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है टोटल रेवेन्यू? अपने ओरिजिन से। अब रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में भी कुछ चीजें हैं बेटा। एक टर्म आती है उसका नाम है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि पर यूनिट। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है। अब एक चीज मैंने प्रूफ करनी है, हमेशा याद रखिएगा, योर एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर प्राइस। योर एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर प्राइस। कैसे बेटा? बात सुनना। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। अगर मैं इस टोटल रेवेन्यू को खोल के लिख दूं, अगर मैं इस टोटल रेवेन्यू को खोल के लिख दूं, मेरे टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। ये टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। अगर मैं इस टोटल रेवेन्यू को खोल के लिख दूं तो फॉर्मूला कैसा बनाया जाएगा बेटा? P मल्टीप्लाइड बाय Q ओवर Q। Q से Q कैंसिल, यानी कि आपका एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर आ जाएगा? अपनी प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो ये बात अगर एमसीक्यू में पूछी जाए, क्या आपका एवरेज रेवेन्यू आपके प्राइस के बराबर है? आप बोलेंगे जी यस, योर एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर प्राइस। कोई मसले वाली बात? कोई मसला बेटा? एवरेज वाली बात समझ नहीं आई बेटा? वापस से सुन ले। दानियाल, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? दानियाल बेटा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है ना? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब बेटा मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला आपने मुझे टीआर का खुद बताया ना, इसको मैंने खोल के लिख दिया ऐसे, पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, सही है, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया? प्राइस। तो योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। समझ गया? अच्छा, अब इसी में एक और टर्म आती है उसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा जी, अब जरा, जी सेलिंग प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन देखिएगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू, इज द एडिशनल रेवेन्यू, इज द एडिशनल रेवेन्यू
अर्नड बाय सेलिंग एडिशनल गुड या एडिशनल यूनिट। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू हर एडिशनल यूनिट बेचने पे जो आपको एडिशनल रेवेन्यू मिलता है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है ना? हर एडिशनल यूनिट बेचने पे जो एडिशनल रेवेन्यू मिलता है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट बेटा मैं एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा, जरा बात को गौर से समझना। यहां पर जो मैं टेबल आपके सामने बना रहा हूं, ये मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का टेबल बना रहा हूं। अच्छा, अभी के लिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन का इतना फर्क समझ लें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज होती है, कंपटीशन चल रहा होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हर बंदे को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज हो रही होती हैं। ये वैसे हमारा डिटेल में आगे जाके टॉपिक आएगा। तो ये मैं टेबल आपके सामने बना रहा हूँ बेटा। ये देखो, यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे टीआर आ गया, यहाँ पे एमआर आ गया, यहाँ पे आपका एआर आ गया। ठीक है। अब जरा सुनना बेटा। लेट से आपके पास जो प्राइस है, आपके पास जो प्राइस है वो चल रही है 10 रुपए। आपने कितना यूनिट बेचा? एक यूनिट बेचा। रेवेन्यू कितना आ गया? 10। कितना रेवेन्यू आ गया बेटा? 10 आ गया। अच्छा, पहले आपका रेवेन्यू 0 था जब 0 यूनिट बेच रहे थे। अब कितना हो गया? 10। बेटा 0 से जब 10 पे जाओगे तो आपका रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है? 10 रुपए से बढ़ रहा है। और एवरेज कैसे निकलेगा? 10 डिवाइडेड बाय 1। तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया? 10। ठीक है। आपने प्राइस कम कर दी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए। आपका रेवेन्यू कितना हो गया बेटा? 9 × 2 = 18। पहले कितना रेवेन्यू था? 10। अब कितना हो गया? 18। यानी कि बेटा कितने से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है? 8 रुपए से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया? 8 आ गया। एवरेज, एवरेज निकलता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी कि 18 ÷ 2। तो बेटा एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया आपके पास? 9। सही है। आपने प्राइस और कम कर दी। अब आप 3 यूनिट बेचना शुरू हो गए। आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 24। पहले कितना रेवेन्यू था? 18। अब कितना हो गया? 24। बेटा कितने से बढ़ रहा है? 6 से बढ़ रहा है। तो आपका एमआर कितना आ गया? 6। एवरेज निकलेगा 24 ÷ 3। एवरेज कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। तो बेटा अब ये देखो, हर एडिशनल यूनिट बेचने पे कितना एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, वो क्या है आपका? मार्जिनल रेवेन्यू। और एट द सेम टाइम मैंने अभी पीछे क्या बताया था कि योर एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर प्राइस। यही बात बताई थी। देखो प्राइस क्या है? 10 और एवरेज क्या है? 10। प्राइस क्या है? 9। एवरेज क्या है? 9। प्राइस 8, एवरेज 8। तो ये बेटा इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट इधर प्रूव होता है। वेरी गुड। समझ गए? ये है इम्परफेक्ट का। लेकिन अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं परफेक्ट कंपटीशन पे, किस पे कन्वर्ट कर दें? परफेक्ट कंपटीशन पे। यानी कि अगर मैं पीईडी के हिसाब से बात करूं तो पीईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 1000 ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग सेम गुड सेम क्वालिटी सेम प्राइस वगैरह वगैरह। ठीक है ना? अब यहां पर आ जाओ, यही चीज इधर लेके चलते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, टीआर, एमआर, एआर। ठीक है। ये लो भाई। अच्छा भाई, बेटा एग्जाम्पल मैंने क्या दी थी यहां पर? दूध वाले। एग्जाम्पल दूध वाले, कि दूध वालों की प्राइस कभी चेंज नहीं होती। दूध वालों की प्राइस क्या चल रही है? 5। ठीक है, कितनी प्राइस चल रही है? 5। आपने कितने यूनिट बेचे? एक यूनिट बेचा। टीआर कितना आ गया? 5। पहले आपका रेवेन्यू 0 था, अब 0 से कितना हो गया? 5 हो गया ना? तो एमआर कितना हो गया बेटा? 5। 5 ÷ 1। 5 ÷ 1, एवरेज कितना आ गया? 5। दूध की प्राइस अभी भी कितनी है? 5। कितने यूनिट बेच रहे हो? 2। तो टीआर कितना हो गया बेटे? 10। 5 से आप गए 10 पे, तो कितने से बढ़ रहा है?
5 से बढ़ रहा है। MR कितना आ गया 5। 10/2, एवरेज कितना आ गया 5 आ गया। अभी आपने 3 यूनिट बेच दी है, कितना रेवेन्यू आ रहा है 15। 10 से कितने पे जा रहे हो आप, 15 पे जा रहे हो। तो MR कितने पे आया 5। 15/3 एवरेज 5। यानी कि बेटे परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं मिस्टर डार्प। क्या बोलेंगे उसको, मिस्टर डार्प। सर मिस्टर डार्प का मतलब होता है बेटा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। मिस्टर डार्प का मतलब क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। ये देख ले बेटा, हर चीज बराबर चल रही है, हर चीज बराबर चल रही है। तो मिस्टर डार्प इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मिस्टर डार्प इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर हम लोग यहां पर परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से रेवेन्यू का कर्व बनाएं, जो कि हाईली अनलाइकली है एग्जाम में टेस्ट होगा, यूजली नहीं होता। यहां पे आ गई प्राइस, यहां पर आ गई क्वांटिटी। कर्व कैसा बनेगा परफेक्टली इलास्टिक का, यूं बनता है हॉरिजॉन्टल। प्राइस डिमांड इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। कोई टेंशन, कोई टेंशन भाई। कोई परेशानी। अब हम लोग बस एक लास्ट गेम करेंगे और फिर क्लास को ऑफ करेंगे। इसका नाम है ब्रेक इवन। आप लोगों को वैसे तो पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन क्या है, बिजनेस स्टडीज में कभी ना कभी पढ़ा होगा। सर ये टेबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ऐसे बनती है ना, प्राइस सेम रहती है हमेशा। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, आपने 3 खरीदा, किसी ने 1 लीटर खरीदा, तो बेटा देखो प्राइस तो सेम ही चल रही है ना हर जगह पे। क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, हर बंदे की क्वांटिटी डिफरेंट है ना यहाँ पर। अब क्वांटिटी के हिसाब से आपके ये अलग अलग रेवेन्यूज आ गए। आपका MR देखो 0 से 5 पे गया तो 5 से बढ़ा, 5 से 10 पे गया तो वापस 5 से बढ़ा, 10 से 15 पे गया तो वापस 5 से बढ़ा। यानी कि आपका MR सेम चल रहा है थ्रू आउट। और एवरेज रेवेन्यू भी क्या चल रहा है आपके पास, 10/2 5, 15/3 5। यानी कि ये सारी चीजें परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती हैं, बराबर। अच्छा ये बराबर क्यों होती हैं, क्योंकि यहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर एक्स को 10 रुपए का दूध दे रहा हूं तो मिस्टर वाई को 7 रुपए का दूध दे रहा हूं। सही है। ऐसा कहां होता है, ऐसा इम्परफेक्ट में होता है, परफेक्ट में नहीं होता। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ब्रेक इवन की। हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेक इवन की, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस सेम। हाँ वेरी गुड। तो ब्रेक इवन ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू और आपकी टोटल कॉस्ट बराबर हो। यानी कि आपके पास ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही कोई लॉस हो रहा हो। ब्रेक इवन आपको यह बताता है कि आपको एटलीस्ट कितना सामान बेचना है कि आप अपनी कॉस्ट को कवर कर लें। देखें, जब भी दुनिया में या फिर मार्केट में एक नई दुकान आती है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना। तो वो सरवाइव करने के लिए ये चीज देखती है कि यार मुझे एटलीस्ट कितना सामान बेचना पड़ेगा कि मैं अपने नुकसान से बाहर आ जाऊं, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे चला जाऊं। तो ये चीज कौन बताएगा आपको, ये बताएगा ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन कैसे बनता है बेटा, देखो रेवेन्यू की लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। रेवेन्यू की लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है आपके, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, आपका रेवेन्यू जो है बेटा वो यहां से स्टार्ट हुआ और यूं ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, आपका रेवेन्यू ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। सही है। अब बात सुनना, मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं रेवेन्यू को अपनी कॉस्ट के साथ। रेवेन्यू ऐसा ऊपर की तरफ गया, टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है, टोटल कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रही है। कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती टोटल कॉस्ट, वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रही है।
तो ये लो भाई, टोटल कॉस्ट ही बना लो अब। ये आपने बना ली अपनी टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट ई। ये जो पॉइंट ई है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी रेवेन्यू और आपका कॉस्ट दोनों क्या है, बराबर। यानी कि आपको एटलीस्ट इतना सामान बेचना पड़ेगा कि आप अपनी ब्रेक इवन पोजीशन पे आ जाएं, जहां पर ना ही आपके पास कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपके पास कोई लॉस हो रहा है। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट से पीछे ऑपरेट करते हो, तो आप ये देखें, आपकी कॉस्ट ज्यादा है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है। इस पोजीशन में आपकी कॉस्ट ज्यादा है और आपका रेवेन्यू क्या है, कम है। तो बेटा यहां पर आपको क्या हो रहा है, लॉस। यहां पर आपको क्या हो रहा है, लॉस। इससे आगे आपका रेवेन्यू ज्यादा है और आपकी कॉस्ट क्या है, कम। कॉस्ट नीचे है, रेवेन्यू ऊपर है। इस पोर्शन में बेटा क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट। तो बेटा इसका मतलब यह है कि आपको एटलीस्ट इतना सामान बेचना पड़ेगा कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे चले जाएं। अच्छा, ये जो प्रॉफिट आपका होता है ना, इस प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या नाम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि इस क्वांटिटी लेवल के बाद आप जितना भी बेच लो वो सब प्रॉफिट है, सब आपके लिए मुनाफा है। ठीक है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि एग्जामिनर आपको ये टेबल ना बना के दे और आपको सीधी सीधी वैल्यूज दे दे और वैल्यूज दे के बोले कि मुझे ये बताओ कि मेरा ब्रेक इवन आउटपुट कितना है, कि मैं एटलीस्ट कितना माल बेचूं कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊं। तो बेटा अगर डायग्राम आपके सामने नहीं गिवन, तो ब्रेक इवन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ब्रेक इवन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बेटा रिवीजन करेगा, कुछ मिक्स नहीं होगा। ऐसा ऐसा होमवर्क करोगे, कुछ मिक्स नहीं होगा। ये तो पुराना सारा बेसिक है, बिजनेस स्टडीज वाला ये तो। ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब देखो मैं अपनी पुरानी वाली एग्जांपल लेके चलता हूं। पुरानी वाली एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा, 1000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी, 10। और सेलिंग प्राइस कितनी थी मेरी, 20। तो अब यहां पे आ जाओ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा मुझे एटलीस्ट कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं, मुझे एटलीस्ट 100 यूनिट बेचने पड़ेंगे कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। ये जो पॉइंट है ना, ये 100 यूनिट, वो इससे निकला, इससे निकला। ठीक है, कि मुझे एटलीस्ट 100 यूनिट बेचने पड़ेंगे कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे आ जाऊं। कोई मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात बेटा। ये सारी चीजें आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, अकाउंटिंग में पढ़ोगे। अच्छा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम होता है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसका नाम होता है। ये आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब बेटा देखो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसा ही है। अगर बेटा मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ा लो या तो कॉस्ट कम कर लो। सही है, यही दो रास्ते हैं। अब ये सारे तरीके यहां पर लिखे हुए हैं कि आप रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हो, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं तीन चार पे आके फंस जाओ, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। प्रमोशन है भाई, आप नई नई मार्केट में जाओ, डाइवर्सिफिकेशन करो, पीईडी के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करें। इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस कम करें, इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा दें। अपने कस्टमर को अपने पास घेरें, डिस्काउंट्स वगैरह दें, स्पेशल ऑफर्स दें। आपका बस मकसद क्या है, रेवेन्यू बढ़ाना। सही है, रेवेन्यू बढ़ाना मकसद है आप। दूसरा मकसद क्या है, कॉस्ट कम करना। कॉस्ट कैसे कम करोगे, सस्ते सप्लायर के पास चले जाओ। अपने वेस्ट को रिसाइकल ना करो, कचरा रोडों पे फेंक दो। रिसाइकल करने जाएंगे तो कॉस्ट पड़ेगी ना भाई। अच्छा, लेबर इंटेंसिव हो जाए, जो कि यूजुअली सस्ता होता है, लेबर इंटेंसिव हो जाए। यानी कि हर वो तरीका करना है जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए।
सही है, हमने अपनी कॉस्ट कम करनी है। अब इसमें और भी आप बातें ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं तीन चार चंद बातों पे फंसे रहें। कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर है बातें सारी? चलें, क्लास हम लोग यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, और इसका असाइनमेंट आप लोग मुझे दे रहे होंगे। असाइनमेंट आज थर्सडे है ना, मंडे, ठीक है, जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।